हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया था, हमने देखा था जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हो ना एसी सर्किट्स में, स्पेशली आप जब भी आपको पोलर रेक्टेंगुलर एंगल कैलकुलेट करने में, या आप जब भी फेजर लिखते हो किसको रेफरेंस लेना है कैसे लेना है, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने वही चीज समझा है। रेस्ट एसी का जो पोर्शन है आप क्रैश कोर्स में देख सकते हो, बहुत सारी चीजें कंप्लीट की गई हैं। ओके, बट मैं यहाँ पे एसी का उस सेंस वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे लिए यूजफुलनेस है इन आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन एंड पावर सिस्टम, इन सब चीजों के लिए। तो आपके बेसिक बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीडिंग एंड लैगिंग के बारे में। ओके, तो लीडिंग एंड लैगिंग के बारे में। और आपको एक चीज और बता दें, आज आपका अपडेट, आज नहीं कल आपका मैं अपडेट भी लूंगा, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए था। 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल हम लोगों ने लगभग 20 डेज के आसपास दिए इस सब्जेक्ट को, और इसमें बहुत कुछ आपने मेरे से सीखा, क्रैश कोर्स से बहुत कुछ सीखा, आपने अपनी लर्निंग से बहुत कुछ सीखा, आपने बुक से बहुत कुछ सीखा होगा जो मैंने 7 डेज के प्लान के अकॉर्डिंग आपको बताया था 250 डेज के अंदर। ओके, तो अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका स्टार्ट होने वाला है 250 डेज प्लान में, जो मैं आपको करवाऊंगा, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। उसके ऊपर एक लाइव सेशन लेंगे और देन हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो 250 डेज प्लान को बहुत सीरियसली लेना, आपको बहुत फायदेमंद है, स्पेशली जो आपके सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है उनके लिए बहुत फायदा देगा। ओके, अब देखिए, और ये थोड़ा सा ना, जब टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है ना, तब उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती है। कभी कभी इंस्टेंटली किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टाइम व्हाट यू हैव जस्ट वेस्टेड इन थिंकिंग डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीजें सोचने में, फालतू की चीजें डिस्कशन करने में आप जो वेस्ट कर देते हो टाइम को, उसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में समझ में आएगा। नहीं तो आप देखते रहो, बाद में जरूर समझ में आएगा। ओके, तो अब देखिए, अब मैं आज जो बात करने वाला हूं, आपको मैंने बेसिक्स में बहुत सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए थे, आपके जो बेसिक जो डाउट आपको आते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप पास कोई भी एसी सिग्नल है, ओके, कोई भी एसी सिग्नल है, उसमें लीडिंग, लैगिंग और आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हमको अगर जज करना हो एक ही साथ, तो हम कैसे जज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कन्वर्जन भी करने पड़े साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, तो आपको कुछ भी 90, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा सब करने की नीड नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूं, ये बहुत बार कई बच्चे यहाँ होंगे जो बहुत पहले से मेरे को जानते होंगे, तो ऑब्वियसली उनको शायद पता होगा कि मैं बहुत पहले बताया था 2011, 2013, कई बार मैंने इस चीज को बताया। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े होंगे उनको पता होगा इस चीज की, कैसे सर ने ये चीज करवाया है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ओके, तो अब देखिए जरा इसमें क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, लीडिंग लैगिंग कंसेप्ट। ओके, लीडिंग, लैगिंग एंड लैगिंग कंसेप्ट। ओके, लीडिंग लैगिंग कंसेप्ट। अब देखिए, लीडिंग लैगिंग की जब भी बात की जाती है ना, तो कोई भी दो एसी सिग्नल आपके हो सकते हैं, कोई भी दो साइनसॉइड हो सकते हैं जिसमें कि आप लीडिंग एंड लैगिंग की बात करते हो। जब आप RLC की बात करते हो, तो वहां हमेशा जब भी जो एक जनरल टर्म यूज किया जाता है, जो कन्वेंशनल टर्म है, उसमें हमेशा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट को चेक किया जाता है कि ये लीडिंग एलिमेंट है, ये लैगिंग एलिमेंट है, या ये इन फेज एलिमेंट है, या क्वाड्रेचर एलिमेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नॉमेनक्लेचर, आप लीडिंग बिहेवियर का जो जनरली मतलब समझा जाता है, कोई भी एलिमेंट लीडिंग नेचर का तब कहलाता है जब उसमें करंट जो है वोल्टेज को लीड करता है। ओके, और आपका लैगिंग बिहेवियर का तब कहलाता है जब उसमें करंट अपने वोल्टेज को क्या करता है, लैग करता है। ओके, तो ये सब मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, अब देखिए, अब अगर मेरे पास दो सिग्नल, कोई से भी दो सिग्नल आप रैंडमली ले सकते हो। ओके, उनका लीडिंग लैगिंग बिहेवियर और फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको हम डायरेक्टली देखते हैं। ओके, मान लेते हैं कोई सिग्नल मेरे पास है, कोई सब सिग्नल ले लो, इट्स XYZ, कोई सब सिग्नल जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं मान लो सिग्नल लेता हूं, कोई मान लेते हैं कुछ ऐसे V1T ले लिया, वोल्टेज मान लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू समथिंग 5 cos ओमेगा टी प्लस का 60 डिग्री। चलो ये कोई ले लिया, ठीक।
नेक्स्ट मैं कोई और सिग्नल ले लेता हूं, V2 t इज इक्वल टू, क्या लिखूं इसको मैं, बताइए जरा, कुछ भी ले लो जो मन में आए तुम्हें, -10 sin ओमेगा टी प्लस कितना 30 डिग्री, इज इट करेक्ट? ऐसा कुछ ले लेता हूं सिग्नल। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ओके? तो ऐसे कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आप कंपैरिजन आप कर सकते हो, ओके? कि लीडिंग लैगिंग कैसा बिहेवियर होगा। अब बताइए जरा, अब जब भी अगर केवल लीड और लैग की बात की जाए, केवल लीड या लैग की बात की जाए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको कन्वर्ट करने की, कि सिग्नल को आप एक फॉर्म में कन्वर्ट करो। जो मैंने बताया था आपको, कंपैरिजन करने के लिए दो सिग्नल का आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों सेम फॉर्म के होने चाहिए, वेदर इट मस्ट बी इन साइन फॉर्म या कोसाइन फॉर्म, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। बट अगर आपको केवल लीडिंग और लैगिंग बिहेवियर आपको देखना है, तो आप ध्यान रखना हमेशा, आपको ये कंपैरिजन करने की यहां जरूरत नहीं है। आप सिंपली बता सकते हो क्या लीड लैग करेगा, ओके? और किस तरीके से करेगा, ग्राफिकली आप डायरेक्ट बता सकते हो। बट अगर मैथमेटिकली आपको बताना होगा कि लीड लैग कैसे दिख कैसे रहा है, तो उसके लिए आपको दोनों सिग्नल को एक फॉर्म में करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसको बता सकते हो कि कितने एंगल से लीड या लैग कर रहा है। तो बेटर टू गो विद द ग्राफिकल अप्रोच, उससे कभी गलती नहीं होगी आपसे, और कन्वर्जन भी डायरेक्ट आपको हो जाएगा, और आप पोलर फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ये बेनिफिट मिलेगा अगर ग्राफिकली आप चलते हो, ओके? तो अब देखिए जरा, अगर मैं कहता हूं, मैंने क्या कहा था, मैं रेफरेंस किसी को मान सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। आप कॉस को लो, साइन को लो, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, जस्ट टेक इट, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर राइटिंग द सिग्नल इनटू फेजर फॉर्म, वेदर इट इज इन पोलर फॉर्म और वेदर इट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आप कोई भी कोसाइन या किसी भी साइन सिग्नल को आप रेफरेंस अपनी तरफ से आप मान लेते हो, इट्स अप टू यू। मैंने कहा दोनों को मान सकते हो, बट जिसको एक बार रेफरेंस माना आपने, फिर जो सेकंड आपका जो होगा, मान लिया साइन को रेफरेंस आपने मान लिया, तो साइन का जो पोलर फॉर्म आएगा, अब जरूरी नहीं कि कॉस का उसी फॉर्म में, तो आप कॉस को डायरेक्टली पोलर फॉर्म में लिख दो, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था आपको। तो ये गलती कभी मत करना बेटा, इसमें गलती करोगे दिक्कत हो जाएगी, ओके? अब देखिए, तो मैंने कहा ग्राफिकली अगर समझना है, तो आप देखिए जरा कैसे इसको समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कह दिया, मान लेते हैं दो एक्सिस है मेरे पास, ओके? ये दो एक्सिस है, लाइक दिस वन, ओके? इसको मैंने कह दिया कॉस, नेक्स्ट ये क्या, इसके जस्ट अगर ये कॉस 0 पॉइंट है आपका, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ओके? रेफरेंस पॉइंट, ठीक? नेक्स्ट बताइए, इससे आप 90 डिग्री आगे बढ़े तो यहां क्या आएगा, माइनस साइन, नेक्स्ट और बढ़े आप तो यहां क्या आएगा, माइनस कॉस, और आगे आप बढ़े तो कितना आ गया, यहां पे प्लस का साइन आ गया, ओके? ये अब आप बताइए, अब इसमें आप फटाफट सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको 0 डिग्री लिख लो, इसको प्लस 90 लिख लो, इसको क्या लिख लोगे 180 डिग्री, इसको क्या लिख लोगे आप 270, और इसको क्या लिख लोगे 360 डिग्री। 0 डिग्री और 360 डिग्री पॉइंट दोनों क्या है, एक ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हमेशा, क्योंकि सब सिग्नल आपके क्या है, पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, सबकी एक ही वैल्यू आनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे 0 डिग्री पॉइंट लो, चाहे आप कौन सा पॉइंट लो बेटा, 360 डिग्री पॉइंट, एक साइकिल पूरा घूम गए ना, ओके? अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप मूवमेंट करते हो एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा जो एंगल लेना पॉजिटिव, इसी को क्या कहते हो आप, लीड कहते हो, ओके? नेक्स्ट बताइए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज अगर चलते हो तो हमेशा एंगल क्या होगा, नेगेटिव आपका होगा, तब आप कहोगे ये क्या है, लैग, और ये क्या कहलाता, लीड कहलाता है। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, ओके? अब देखिए, अब इसमें अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, अरे भाई कन्वेंशन है, जस्ट फॉलो इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके? अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, करंट को एम्पियर से क्यों शो करते हैं भाई, ठीक है? नहीं मन करता मत शो करो, तुम अपना नाम लिख के शो कर दो, राजेश है, करंट की यूनिट क्या होगी, राजेश होगी, ठीक? लिख दो भाई, जो मन में आए वो लिखो, आपके ऊपर है, ओके? तो अब मेरे पास क्या है, अब ये चीज है, अब इसको जज कैसे करिए, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, 9 साल से यही चीज पढ़ा रहा हूं, ये चीज बता रहा हूं आपको, 9-10 साल हो गए यही चीज बताते हुए, कैसे आप डायरेक्टली अप्रोच करो इस चीज को, 9 to 10 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, ओके? अब देखिए ग्राफिकली कितना अच्छा होता है, और ये कभी फेल नहीं करता आपको कभी फेल नहीं करेगा, हमेशा एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। बट 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा करने में प्रॉब्लम आएगी आपको,
और उसमें गलती करने के पूरे चांसेस होंगे आपके, आप ट्राई करना, गलती करोगे पक्का है। ओके, अब यहां से बेनिफिट क्या मिले ग्राफिकल से, देखो जरा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली चीज, सिग्नल को प्लॉट करते हैं, जो दिखे उसको प्लॉट करते जाओ बस। आप बताइए पहला सिग्नल क्या है बेटा, दिस इज द प्लस कॉस है ना, प्लस कॉस, और ये माइनस साइन है, प्लस कॉस है, प्लस कॉस पे आ जाओ, दिस इज प्लस कॉस। ओके, नेक्स्ट बताइए, अब प्लस कॉस पे है, ध्यान से देखिएगा मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं पड़ता जब भी आप कोई कन्वर्जन करते हो, जो भी चेंज आएगा इसी फेज शिफ्ट में ही आएगा। तो आप बताइए इस सिग्नल प्लॉट करना, प्लस कॉस लो, अब देखो फेज शिफ्ट कितना है, तो प्लस कॉस में आ चुका हूं, प्लस कॉस पे आ गया। अब फेज शिफ्ट कितना, प्लस का 60 डिग्री, प्लस 60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो प्लस 60 इसको घुमा दो, प्लस 60 घुमाया तो ये सिग्नल कहां गया बेटा, लाइक दिस वन, और इसको मैंने क्या लिख दिया, V1T। ओके, और ये एंगल लीडिंग कितना बना आपका, 60 डिग्री। इज इट करेक्ट? ये मैंने पहला सिग्नल प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट बताइए, दूसरा देखिए माइनस साइन दिख रहा है, माइनस साइन मींस माइनस साइन पा लो, दिस इज माइनस साइन। नेक्स्ट बताइए, प्लस का कितना है, 30 डिग्री, फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलना, माइनस साइन पे हो और वहां से 30 डिग्री आपको चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री इधर चलोगे, तो चलो भाई इसको भी मैंने क्या बना दिया, प्लॉट कर दिया, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, V2T। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट बताइए, ये एंगल कितना बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज 30 डिग्री। ओके, तो ये आपने सिग्नल आपने बना दिया, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कितना 5 है, इसका एम्पलीट्यूड कितना 10 है। ओके, तो आपके ऊपर, आप लंबी लाइन शो करो, छोटी लाइन शो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि फेज शिफ्ट पे ही फर्क पड़ेगा जो भी आप कन्वर्जन आगे करोगे। अब यहां जब भी कोई सिग्नल आप तुरंत प्लॉट कर दो उसको, गलती कभी नहीं होगी, हमेशा राइट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब अगर लीडिंग लैगिंग तुम्हें कुछ भी करना है, लीडिंग लैगिंग कुछ भी तुम्हें करना है, तो आप बताइए हमेशा एक रेफरेंस आपको रखना पड़ेगा, दोनों में से किसी के रेस्पेक्ट में ही चेक करोगे ना, कि ये मान लिया मैं हूं और मेरे बगल में एक बंदा खड़ा है, तो अगर कोई भी तुलना करनी हमको दोनों के बीच में, तो भाई मैं क्या कहूंगा, मेरे रेस्पेक्ट में उसका हो सकता वजन ज्यादा हो, मेरे रेस्पेक्ट में वो ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, मेरे रेस्पेक्ट में ज्यादा ताकतवर हो सकता है, मेरे रेस्पेक्ट में ज्यादा खाने वाला हो सकता है, या मैं दूसरा भी इसका अपोजिट चल सकता हूं, उसके रेस्पेक्ट में कम ताकत वाला हो सकता हूं, उसके रेस्पेक्ट में हल्का हो सकता हूं, उसके रेस्पेक्ट में कम खाना शायद खाता हूंगा। तो हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में आप डील करते हो, अगर कंपैरिजन आप कर रहे हो, एक दूसरे में कंपैरिजन कर रहे हो, तो एक को रेफरेंस मान के उसके रेस्पेक्ट में आप बताते हो मैं ऐसा हूं। ओके, तब बताइए सिमिलरली यहां पर लीड लैग अगर आपको करना है, तो किसी एक को आप कहोगे इसके रेफरेंस मुझको जानना है कितना लीड या लैग करूंगा। ओके, तो आप बताइए, मैंने कहा लेट एज्यूम इट, अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट एज्यूम V2T इज रेफरेंस। इज इट करेक्ट? ड्राइंग के लिए हमने कर दिया, अब हम बात करते हैं इन दोनों के लीडिंग लैगिंग की। तो V2T मेरा क्या है, रेफरेंस है, इसके रेस्पेक्ट में जानना है कि V1 V2 के रेस्पेक्ट में कितना लीड करेगा या कितना लैग करेगा। इज इट करेक्ट? तो आप बताइए, जिसको भी आप रेफरेंस मानो, हमेशा ध्यान रखो, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना जब, जिसको भी आप रेफरेंस मानो उसको पकड़ लो। ओके, और उसको घुमा दो, और कहां तक पहुंचा दो आप, उस सिग्नल तक जिसका लीडिंग लैगिंग निकालना था आपको। जिसको रेफरेंस मानो उसको पकड़ लो और उसको घुमा दो आप, और कहां तक तुमको रीच करना है, जिस सिग्नल का लीडिंग लैगिंग तुम चेक कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में। इज इट करेक्ट? तो आप बताइए क्या रेफरेंस माना, V2 को, तो V2 भाई पकड़ लो, ये V2 है, यहां पकड़ लिया इसको, ठीक। हमको पहुंचना कहां तक है, V1 तक। हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, एक सर्किल में घूमोगे तो हमेशा दो रास्ता मिलेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, दोनों ही ट्रू है। तो आप बताइए, अगर मैं कहूं V1 V2 मेरा रेस्पेक्ट है, जिसको रेस्पेक्ट माने उसको पकड़ लो और उसको पहुंचा दो V1 तक, तो एक रास्ता के आपके पास यहां से यहां तक आप जा सकते हो, लाइक दिस वन। जैसा मैं चला तो बताओ कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब जो एंगल देगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आपका आएगा। इज इट करेक्ट? तो बताइए जरा यहां से यहां तक का एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देख लो। ये कितना 30 डिग्री, ये कितना 60, ये टोटल कितना 90 डिग्री है कि नहीं, बताओ ना भाई। तो 90 में 60 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री, बोलो ना 30 डिग्री। अब बताइए 30 ये टोटल कितना हो 60, तो इसका मतलब ये कितना होगा, माइनस का 60 डिग्री। इज इट करेक्ट? तो ये करेक्ट हो गया, माइनस का 60 डिग्री। अब बताइए दूसरा भी तो हो सकता था,
V2 को अगर यहां तक पहुंचना तो एक रास्ता ये, और एक ये बड़ा वाला रास्ता भी पॉसिबल है, तो मैं बिग रूट से ट्रेवल करने वाला हूं, जो कि कोई चाहता नहीं बड़े रूट से ट्रेवल करना। चलो ट्रेवल कर लिया। ओके, अगर इस रूट से आप गए तो आप बताइए कैसे ट्रेवल कर रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब जो एंगल होगा पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव आएगा जरा कैलकुलेट कर लें इसको। कैसे कैलकुलेट करें जरा बताइए, कैसे कैलकुलेट करें आप बताइए, जरा ध्यान से सुनिएगा। बोलो, अगर ये 30 है और ये टोटल 90 है तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा? 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, तो 60 ये हो गया। नेक्स्ट बताइए, यहां से यहां तक कितना है? 180 डिग्री है, तो 180 प्लस 60 अगर करोगे 240 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 180 प्लस 60 करोगे तो 180 प्लस 20 200, 200 प्लस 40 करो कितना? 200 कितना? 40 हो गया। तो 240 यहां तक और 60 और ऐड कर दोगे तो बोलो कितना हो जाएगा आपका? 300 डिग्री। तो कितना लिखोगे? 300 डिग्री की इक्वल। या आप सिंपली भी कर सकते थे। कैसे? टोटल एंगल 360 होता है, ये अगर 60 हो गया तो ऑब्वियस बात ये एंगल कितना आना चाहिए? 360 माइनस 60 डिग्री कितना आएगा? 300 डिग्री की इक्वल। ओके, तो ये हो गया। ये मैंने दोनों रास्ते बता दिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि V1T, देखो जरा ध्यान से, V1T अगर इस रूट से आप गए थे तो मैं क्या लिखता? V1T जो है V2T से लैग कर रहा है कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? V1T लैग्स V2T बाय व्हाट एंगल? 60 डिग्री। अब यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं तुमको, लैग का मतलब ही माइनस है। ओके, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 60 डिग्री से कर रहा है, उसी में कंफ्यूज होकर बैठे हो। बस 60 डिग्री से लैग कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव ही है। ओके, नेक्स्ट बताइए, या मैं कह सकता था अगर मैं इस रास्ते से चलता तो क्या होता बताइए? Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. V1T अब बताइए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव मतलब लीड, तो मैं क्या लिखता? लीड्स V2T एट व्हाट एंगल? 300 डिग्री की इक्वल। करेक्ट है? तो आपने ये लिख दिया और ये एब्सोल्युटली फाइन है। अब यहां देख के तुम डायरेक्टली अगर लिखते तो दिक्कत होती। 60 कोई -30 कर देता, बता देता 30 हो गया, कोई जोड़ देता 90 हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो, ग्राफिकल अप्रोच से बहुत फायदे मिलेंगे आपको, गलती नहीं होगी, बस इतना है। 1 अटेम्प्ट में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फटाफट आप आंसर निकालते चले जाओगे। ओके, अब आप सोचो, अगर यहीं पे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे क्या कह देता, इफ V1T को मैं रेफरेंस कह देता तो बताइए क्या हो जाता? इसी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रेफरेंस कह देता क्या हो जाता? जस्ट अपोजिट। देखो जरा ध्यान से, इसी को जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं क्या? V2T। अगर V1T लैग कर रहा है V2T को 60 से, तो इसका मतलब V2T क्या करेगा? लीड्स V1T बाय व्हाट डिग्री बेटा? 60 डिग्री। इज इट करेक्ट? दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? V2T ये अगर लीड कर रहा है V1T तो V2 क्या करेगा? लैग करेगा। लैग्स V1T बाय व्हाट डिग्री? 300 डिग्री। इज इट करेक्ट? कैसे आप लिखो? अब आप खुद सोच भी सकते हो, अगर V1 रेफरेंस होता, V1 रेफरेंस है तो मैंने क्या कहा? जो रेफरेंस है उसको पकड़ लो और दूसरे सिग्नल तक पहुंच जाओ। तो इसको पकड़ते आप तो एक रास्ता आपको ये इधर से पहुंचते यहां तक, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज होता, कितना बनता? 60 डिग्री प्लस का। और दूसरा रास्ता इधर सब जाते तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते, तो यही एंगल क्या बनता? -300 डिग्री। तो वही चीज आता ना जो यहां पे लिखा हुआ है। दैट्स इट। ओके, तो आपको जब भी कभी भी आपको लीडिंग लैगिंग चेक करना हो तो हमेशा ग्राफिकल अप्रोच अपनाओ। आप तीसरा भी कोई सिग्नल ले सकते थे, चौथा भी कोई ले सकते थे, आपस में क्या उनके बीच में होगा रिलेशन, कौन लीड कौन सा लैग, तो आप हमेशा कंफर्म कर सकते हो कौन लीड कर रहा है कितने एंगल से। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया लीड एंड लैग की बात हमने कर लिया। हटा दो बेटा इसको, लीड एंड लैग तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं कोई कन्वर्जन करने की। बट अगर मान लिया कि आपको कहता कि इन सिग्नल्स को पोलर फॉर्म में आप लिखिए, फेजर फॉर्म के पोलर फॉर्म में आप लिखिए, तो आपको पोलर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना और जवाब देना। ओके, अब बताइए, इसको मैं हटा दो बेटा, इसका काम खत्म हो गया। ओके, ये मैं रिमूव कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। ओके, लीड लैग हो गया मेरा, अब काम नहीं लीड लैग का, काम फिनिश। ओके, चलिए भाई, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है। ओके, चलिए अब देखिए, अब अगर मैं कहता पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है
तो कैसे आप रिप्रेजेंट करते बेटा, ध्यान से देखो, मैंने क्या माना है कॉस को रेफरेंस, तो मैं पोलर में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होगा, अगर मैं कॉस को रेफरेंस माना हूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस कितना थीटा। तो मैं क्या लिखूंगी इसका पोलर फॉर्म, एक्सएम एट एन एंगल ऑफ प्लस माइनस थीटा, या मैं लिखूंगा एक्सएम डिवाइड बाय रूट टू एट एन एंगल ऑफ प्लस माइनस कितना थीटा। एक है मैक्सिमम फॉर्म में और दूसरा किस फॉर्म में, आरएमएस के फॉर्म में। इज इट करेक्ट? अब बताइए, अब जरा ध्यान से बताइएगा, पहला वाला सिग्नल अगर आप देखो तो एकदम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म, 5 एट एन एंगल ऑफ कितना 60 डिग्री, या और मैंने लिखा और क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है 5 बाय रूट टू एट एन एंगल ऑफ कितना 60 डिग्री की इक्वल। सही है, एकदम पोलर फॉर्म लिख दिया। अब रेक्टेंगुलर अगर लिखना है तो आप कर सकते हो ना, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, यू विल गेट द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑल्सो। ओके, इट्स अप टू यू। अब आइए जरा दूसरे सिग्नल पे आइए। अब बताइए, ये तो कॉस के स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं क्योंकि रेफरेंस आपका कॉस है, तो इसका पोलर फॉर्म लिखना है, पहले आपको इसको प्लस कॉस के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो प्लस कॉस के फॉर्म में बनाने के लिए भाई अब 90 प्लस माइनस थीटा आपको करना पड़ेगा कुछ, तो मत करो, आप ये प्लॉट कर चुके हो ना, आप यहां से देखो ध्यान से, रेफरेंस क्या है, कॉस है, बोलो ना कॉस, मैंने रेफरेंस लिया है, इसको कॉस में अगर डायरेक्टली लिखना है प्लस कॉस फॉर्म में, बोलिए क्या लिख सकते हो आप, देखिए जरा ध्यान से, जो भी रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, मैंने कहा रेफरेंस को पकड़ो, उस पर्टिकुलर सिग्नल तक पहुंच जाओ, दैट्स इट, और चेक कर लो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज। आप बताइए, अगर ये बेटा रेफरेंस है, मुझको किसका लिखना, V2 का, तो बताइए यहां से V2 तक पहुंचना है, तो बोलो एक रास्ता तो ये बड़ा हुआ ये मिलेगा, और दूसरा रास्ता बता दो जरा किधर से मिलेगा, दूसरा रास्ता आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाला मिलेगा ना। अब अगर ये रास्ते से आप चलते हो, ये रास्ते से आप बेटा चलते हो, तो आप बताइए जरा क्या होगा, कितना एंगल आपने ट्रेवल किया, 90 डिग्री, तो ये हो गया 30, ये हो गया 9 3 कितना होता है 12, 120 डिग्री आपने ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस का कितना आएगा 120 डिग्री। इज इट करेक्ट नो? नेक्स्ट बताइए, अब अगर आप इस रास्ते से गए होते, यहां तक पहुंचे होते, कितना ट्रेवल करते, 180 डिग्री, तो यहां तक हो गया, प्लस 60 डिग्री आप इसमें कर दो, तो 180 प्लस 60 कितना होता है 240 डिग्री, तो आप क्या लिखते हैं 240 डिग्री, लेकिन ध्यान रखना ये क्लॉकवाइज है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का 240 डिग्री। इज इट करेक्ट? या 360 में डायरेक्टली आप 120 माइनस कर देते, आपको यही आंसर डायरेक्टली मिल जाता। ओके, अब बताइए जरा, इसका मतलब इसको अगर मुझे कोसाइन फॉर्म लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं, 10 कॉस ऑफ ओमेगा टी, अगर ये वाले डायरेक्शन चलता मैं, तो मैं क्या लिखता, प्लस का 120 डिग्री, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताइए, या आप लिख सकते हो, अगर मैं आप दूसरे रास्ते से चलूं तो मैं क्या लिखूंगा 10 कॉस ओमेगा टी माइनस कितना 240 डिग्री, दोनों ही करेक्ट हैं, चाहे इस सिग्नल को आप ये लिखिए या आप ये लिखिए, इट डजंट मैटर। इज इट करेक्ट? तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये दोनों ही आप लिख सकते हो इसको। तो आप बताइए जरा, अब अगर इसका हमें पोलर फॉर्म लिखूं तो इसका क्या हो जाएगा 10, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, 10 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, या आप लिख सकते हो 10 बाय रूट 2 एट एन एंगल ऑफ कितना बेटा 120 डिग्री, ये मैक्सिमम फॉर्म में, ये आरएमएस के फॉर्म में। सेम मैनर में आप इसको क्या लिख सकते हो, बोलिए 10 एट एन एंगल ऑफ माइनस 240 डिग्री, नेक्स्ट बताइए, और 10 बाय रूट 2 एट एन एंगल ऑफ कितना माइनस 240 डिग्री की इक्वल। तो इसका जो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, क्योंकि केवल क्या है, डायरेक्शंस का है, आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से निकल का है। अब आप देखिए, अब आप ध्यान से देखो, अब अगर आप कन्वर्ट पहले ही कर दिए होते, मान लो ये ले लेते, आप मान लेते हैं ऐसा ले लिए होते, आप देखिए लीडिंग लैगिंग आपको दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री से आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो 60 ये है, ये सिग्नल दोनों सेम फॉर्म, दोनों पॉजिटिव एंगल है। तो बताइए इसके रिस्पेक्ट में अगर V1 को आप चेक कर रहे थे, इसके रिस्पेक्ट में अगर V1 को आप चेक कर रहे थे, देखो कितना डिग्री डिफरेंस आ रहा है, 60 डिग्री, वो भी पॉजिटिव का आ रहा है कि नहीं, 120। इसके रेस्पेक्ट में V2 के रेस्पेक्ट में अगर V1 चेक कर रहे थे तो 120 माइनस कितना 60 डिग्री करते, प्लस का 60 डिग्री आता, तो भाई आया था कि नहीं आया था, सॉरी कितना, हाँ ठीक है 60 डिग्री आया था V2 के रेस्पेक्ट में, हाँ ओके, माइनस 60 डिग्री आएगा, 60 माइनस कितना 120 डिग्री। इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली फाइन। और
अगर -240 लेते तो क्या होता, दोनों ऐड कर जाते, दोनों ऐड करते ना बेटा, 60 माइनस और माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो जाता 300 डिग्री, जो कि वो भी आया था ना ये वाला सिग्नल, ये यहां से यहां तक 300 डिग्री आया था आपका। ओके, तो आप अगर कन्वर्ट करके निकालते तो भी वही रिजल्ट आएगा, नहीं कन्वर्ट करने का मन है तो आप डायरेक्ट लीडिंग लैगिंग बता सकते हो। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन बने हमेशा उसको अच्छे से लीड किया करो, अच्छे से समझा करो क्या एग्जैक्टली मीनिंग है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो ये था आपका ये रिप्रेजेंटेशन। अब आप बताइए, अब आप सोचिए कोई सा भी कैसा भी सिग्नल हो हमेशा इस तरीके से आप जजमेंट किया, कैसा भी सिग्नल हो। ओके, तो आप सब कोई इसको सॉल्व करिएगा और बिल्कुल आप बताइए। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूं जो आप प्रैक्टिस करिएगा, अपनी प्रैक्टिस खुद का करिएगा और बताइएगा कितना आंसर उसका आएगा। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा पोलर और कैसे डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट करो और किस तरीके से लीडिंग लैगिंग को आप चेक करोगे बिटवीन 2 सिग्नल। ओके, बिटवीन 2 सिग्नल, ध्यान रखना बिटवीन 2 सिग्नल। ओके, अब देखिए तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो V1t कितना है, -10 cos ओमेगा टी प्लस कितना 15 डिग्री, सही है। V2t दे देता हूं -5 साइन, कुछ भी ले रहा हूं मैं, ओमेगा टी माइनस कितना 30 डिग्री की इक्वल। ठीक, तो आपको इसमें चेक करना है, आपको इसका पोलर फॉर्म दोनों का लिखना है। तो मुझे क्या क्या करना है इसमें, सेकंड भी लिख देता हूं देन करना, प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं V1t प्लस का 10 साइन ओमेगा टी प्लस कितना 70 डिग्री। नेक्स्ट है V2t इज इक्वल टू माइनस का 5 साइन ओमेगा टी -30 डिग्री, कुछ भी ले लेता हूं, कोई भी सिग्नल लो, डजंट मैटर। थर्ड दे देता हूं, आप चेक आपकी प्रैक्टिस के लिखे हो, V1t इज इक्वल टू कुछ भी लिख देता हूं माइनस, चलो ऐसे ले लेते हैं 15 cos ओमेगा टी -20 डिग्री। नेक्स्ट ले लेता हूं V2t इज इक्वल टू माइनस 10 साइन ओमेगा टी प्लस का 50 डिग्री। ओके, तो आपको क्या करना बेटा, आपको सब में क्या बताना है, पहला क्वेश्चन क्या करना है, राइट द पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्या करना है, बी लीडिंग लैगिंग चेक करना है, लीडिंग और लैगिंग। रेफरेंस क्या ले लेना, जैसे मैं चेक कर सकूं आपके आंसर को विद रिस्पेक्ट टू V2t। ओके, V2t को रेफरेंस ले लेना, उसके रेस्पेक्ट में आप बताना इन तीनों सिग्नल में क्या क्या आंसर्स आपके आएंगे। और आप सब कोई अपने आंसर को पोस्ट करिएगा जेनिक एजुकेशन फेसबुक ग्रुप पे। ओके, जो नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं इस पे। ओके, चलिए तो ये आपका क्या हो गया, इसके आप बेटा प्रैक्टिस करिएगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, लीडिंग लैगिंग, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आप जज करिए, कभी गलती नहीं करोगे, दैट्स इट। ओके, अब चलिए अब देखिए जरा, अब हम बात करते हैं पावर से रिलेटेड कंसेप्ट की। ओके, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग आप जज करिए और बताइएगा कैसे कैसे क्या होगा। गलती क्या करते हो मैं उसके ऊपर केवल मेन फोकस कर रहा हूं बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ध्यान देना, पावर में क्या क्या चीजें हम पावर के कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, क्या क्या गलतियां करते हो आप हमेशा। तो कंसेप्ट ऑफ पावर। ओके, अब आप देखिए पावर की जब भी एसी सर्किट बात की जाती है, जब भी एसी सर्किट आप उठाते हो हमेशा कितने तरीके की पावर की बात की जाती है, ध्यान सुनिएगा क्या क्या पावर्स आप पढ़ते हो हमेशा। सबसे पहले आप पढ़ते हो हमेशा इंस्टैंटेनियस पावर, ओके, जिसको रिप्रेजेंट आप किससे करते हो, P ऑफ टी से। ओके, इंस्टैंटेनियस पावर। नेक्स्ट आप लोग क्या पढ़ते हो, नंबर 2 आप क्या पढ़ते हो, एवरेज और रियल भी बोलते हो और एक्टिव भी बोलते हो और
यूजफुल पावर भी बोलते हो, यूजफुल, और वॉटेज पावर भी आप बोलते हो, वॉटेज पावर, करेक्ट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी एवरेज से, इज इट करेक्ट। तो इसी सर्किट में हमेशा इन पावर्स के बारे में आप बात करोगे, एवरेज पावर या रियल पावर या एक्टिव पावर, यूजफुल या वॉटेज पावर, इतने नाम से आप पुकारते हो इस रियल पावर को, ओके। ये यूजफुल पावर यही होती, इसी को आप यूज करते हो, ओके। नेक्स्ट आपका क्या होता है, नंबर 2, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर या इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव भी इसी को बोला जाता है, रिएक्टिव भी बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, इज इट करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने नाम होते पावर के, तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूं जो आप पढ़ते हो हमेशा एसी सर्किट में। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ वन क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर, नेक्स्ट आपका क्या होता है, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, ओके। तो आपको हमेशा इतने टाइप की पावर के बारे में हमेशा इंफॉर्मेशन रहेगी, और इसी में आप गलतियां करते हो, स्पेशली जब फेजर से रिलेटेड है, ट्रांसफार्मर, मशीन, इन सब में आते हो, इन सब पावर के बारे में हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करते हो, टर्मिनल एंड ऑल, इन सब चीजों में, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, आपकी मिस्टेक्स को केवल मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, दैट्स इट, ओके। मैं बहुत इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जरूरत भी नहीं मुझे जाने की, बट आपको ध्यान में रखना, आप मिस्टेक एग्जैक्टली क्या करते हो, वो चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जब भी कभी पावर की बात हो, ओके, whenever we talk about power in a circuit, then always take care of terminals at which you have to calculate it, is it correct। तो आप ध्यान रखना, हमेशा जिस भी पावर का कैलकुलेशन आप करो, टर्मिनल्स का बेटा बहुत बड़ा रोल होता है। टर्मिनल्स में अगर गलती किए तो आप कभी भी पावर का जजमेंट गलत ही निकालोगे, ये डेड श्योर है, ओके। ध्यान रखना, जब भी पावर का कैलकुलेशन हो, हमेशा ध्यान रखो कि टर्मिनल्स को बहुत गौर से देखा करो, कहां पावर आपसे पूछा गया है, इज इट करेक्ट। चलो इसमें कुछ केसेस लेते हैं, ओके। तो आप देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो केस फर्स्ट लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से, ओके। मेरे पास क्या है, टर्मिनल्स ही मेन है, सब कुछ टर्मिनल ही है। अगर टर्मिनल्स में आप गलत करते हो तो सब कुछ गलत हो जाएगा आपका, ओके। मान लिया कि मेरे पास क्या है, कि एक मेरे पास क्या, ये समथिंग लोड टर्मिनल है, दिस इज माय लोड टर्मिनल, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं लोड टर्मिनल। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये कौन सा टर्मिनल बेटा, दिस इज द सप्लाई टर्मिनल, ओके। तो मेरे पास क्या है, टर्मिनल्स क्या क्या बेटा, ए बी, और ये क्या है आपका सी और डी है। दिस इज द सप्लाई एंड लोड टर्मिनल। बीच में कुछ आपके कुछ इंपेडेंस कुछ भी कनेक्ट है, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग, कोई भी आपका नेटवर्क है, ओके। कोई भी नेटवर्क हो सकता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट नेटवर्क, मुझे टर्मिनल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब बताइए, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एक लोड है, दिस इज माई लोड, ओके। और यहां क्या है बेटा, दिस इज माई सप्लाई, एसी सप्लाई, ओके, प्लस माइनस एसी सप्लाई, ओके। अब ध्यान देना जरा, क्या गलतियां आप करते हो वही इंपॉर्टेंट मुझे समझाने के लिए, ओके। अब आप बताइए, कभी भी कोई भी पावर आपसे पूछा जाए, हमेशा ध्यान रखो उसका मीनिंग क्या होता है, ओके। मान लिया आपसे कभी भी, मान लिया इस लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है, VL है, ओके। करंट जो जा रही है वो क्या है, IL की इक्वल है, सही है। नेक्स्ट बताइए, सप्लाई साइड पे जो वोल्टेज है वो VS की इक्वल है। नेक्स्ट मेरे पास जो करंट यहां जा रही है वो क्या है आपकी, IS की इक्वल है, ओके।
ध्यान रखना हमेशा। ओके, अब आप देखिए जरा, अब अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं पहले डिफाइन करता हूं, अगर कोई पूछता है पावर्स एट लोड टर्मिनल, ध्यान रखना हमेशा, एट लोड टर्मिनल। तो इसका मतलब मैं जो भी पावर डिफाइन कर रहा हूं वो हमेशा किस पर्टिकुलर टर्मिनल के लिए है, एट दैट टर्मिनल एट विच इट हैज बीन आस्क्ड। ओके, तो किस पे पूछा गया, लोड पे पूछा गया है। तो जब भी पावर का कैलकुलेशन होगा, जब भी किसी भी पावर का कैलकुलेशन होगा, हमेशा याद रखो, हमेशा उस पर्टिकुलर टर्मिनल के वोल्टेज और करंट की बात हम करेंगे, दैट्स इट, और कहीं के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। ओके, अगर मैं कह रहा हूं मुझे पावर निकालना है लोड टर्मिनल पे, तो पावर कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्या चाहिए, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, फॉर पावर कैलकुलेशंस what we need three things. Number one, the terminal at which you have to calculate, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। टर्मिनल पता होना चाहिए कहां निकालना है पावर, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं उसका। ओके, नेक्स्ट बताइए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, वोल्टेज एंड करंट एट दैट पर्टिकुलर टर्मिनल। इज इट करेक्ट? कोई भी पावर पूछा जाए बेटा, हमेशा ध्यान रखना, टर्मिनल को हमेशा फोकस आउट करना कि टर्मिनल एग्जैक्टली क्या है जिस पे पावर कैलकुलेट करने को कह रहा है, उसी टर्मिनल के वोल्टेज और उसी टर्मिनल के करंट की इंपॉर्टेंस है। रेस्ट में क्या हो रहा है, आई डोंट केयर। इज इट करेक्ट? तो ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर टर्मिनल के बारे में हमेशा ध्यान रखना जो भी पावर के बारे में बात की जाएगी। ओके, अब देखिए थर्ड क्या होगी, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा, द पावर फैक्टर एट दैट टर्मिनल और the phase angle difference of V and I at that terminal। करेक्ट है? तो ध्यान रखना, इतनी चीजों की जरूरत होती जब भी आप किसी भी पावर की बात करते हो, ध्यान रखना हमेशा। अगर ये चीजें आपको पता है तो पावर कैलकुलेशन इज जस्ट अ सिंपलेस्ट थिंग, बट अगर इसमें आप कंफ्यूज हो तो हमेशा ध्यान रखना आपसे गलती होगी बेटा, और गलती होगी तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। इज इट करेक्ट? ध्यान रखिएगा हमेशा। चले तो इसको मैं रिमूव करूं यहां पे, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, हटा दो इसको। चलो, अभी मैं कोई बात नहीं किया, पॉजिटिव पावर नेगेटिव ये सब फालतू चीजें, पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, अरे छोड़ो यार इन सब चीजों को। पावर इज अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, पावर का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना केवल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। इट डजंट मीन दैट उसका मैग्नीट्यूड ही बदल देगा, नहीं भाई, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। पावर एक डिफाइंड क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि माइनस पावर होती है प्लस पावर होती है। पावर इज जस्ट अ नंबर। आपका क्या होगा, 5 वाट माइनस 5 वाट लिख रहे हो, प्लस 5 वाट लिख रहे हो, इट मींस दैट मुझसे तुम पावर ले रहे हो या तो तुम मुझको पावर दे रहे होगे। इतना ही मीनिंग होता है प्लस और माइनस का, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं होता प्लस और माइनस का। ओके, तो अभी प्लस माइनस कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से। अब अगर मैं टर्मिनल पे बात कर रहा हूं पावर, तो आप बताइए, तो मैंने कहा एट लोड टर्मिनल पे जो VLT है वो क्या है, अपनी तरफ से मान लो कुछ भी, चलो मान लेते हैं, आप कह रहे हो मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया कितना होगा, VML मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज। नेक्स्ट बताइए, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 1 लिख दिया, करेक्ट है। phi 1 मत लिखो, कुछ भी लिख दो, चलो
θ1 लिख देता हूं। ओके, नेक्स्ट बताइए, जो करंट है ILT उसकी वैल्यू कुछ आ रही होगी, मान लिया कुछ आ रही IML cos ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना θ2 के इक्वल। सही है, ये कुछ आ रहा है इस टर्मिनल पे, इस पर्टिकुलर लोड टर्मिनल पे। ओके, अब पावर अगर कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहला क्या होगा बेटा, नंबर वन क्या होगा बेटा, इंस्टैन्टेनियस पावर। तो P ऑफ T इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V ऑफ T मल्टीप्लाइड बाई I ऑफ T, यही होता है। तो बताइए किस टर्मिनल पर आप निकाल रहे हो, इस टर्मिनल पे, तो इसका वोल्टेज उसके करंट का जो आपका टाइम में आपका इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है, दिस इज द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। इन दोनों इंस्टैन्टेनियस वैल्यूज को क्या कर दो आप, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास क्या लिखोगे यहां पे, VLT इंटू ILT। तो बताइए क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू VML इंटू IML। सही है कि नहीं, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos ऑफ ओमेगा टी प्लस θ1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना θ2 की इक्वल। सही है कि नहीं, सही है। ये हो गया आपका इंस्टैन्टेनियस पावर, दैट्स इट। तो इंस्टैन्टेनियस पावर क्या चीज है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज एंड इंस्टैन्टेनियस करंट, दिस इज योर इंस्टैन्टेनियस पावर। इज इट करेक्ट? तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अब एवरेज ओवरेज क्या होगा वो छोड़ो, वो आप निकाल भी सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, वो बात की बात है। अभी बस इतना सुनिए, इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या होगा। इंस्टैन्टेनियस पावर इज दिस मच अमाउंट। इज इट करेक्ट? अब देखिए जरा ध्यान से, नंबर 2, अब कोई आपसे कहे कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स पावर हमेशा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। SL कॉम्प्लेक्स जो पावर आप लिखते हो हमेशा क्या लिखते हो, जिस भी टर्मिनल पे निकालना है उस टर्मिनल के वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, उस टर्मिनल के करंट की क्या आरएमएस वैल्यू, उस टर्मिनल के वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और करंट के आरएमएस वैल्यू का फेजर आप लिखते हो, और करंट का क्या लेते हो, कॉन्जुगेट लेते हो। तो मैं क्या कहूंगा, VL आरएमएस बार लगाया, फेजर IL आरएमएस, और इसका हमने क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा आपको अभी समझा दूंगा, क्यों लेते हैं हम कॉन्जुगेट, और आपको शायद पता भी होना चाहिए व्हाई वी आर टेकिंग दिस कॉन्जुगेट टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स पावर। बिल्कुल इजी है, डोंट वरी। ओके, तो आप बताइए, हमेशा पावर कैलकुलेशन करना है तो इसकी फेजर वैल्यू और इसकी फेजर वैल्यू दोनों को मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। बताइए इसकी फेजर वैल्यूज क्या क्या होंगी, बोलिए जरा, इसकी फेजर वैल्यू क्या होगी, बोलो बेटा। VML एंगल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैं क्या लिख दूं, θ1। इसकी क्या होगी बेटा, IML एंगल ऑफ कितना बेटा, एंगल ऑफ θ2। आरएमएस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, आरएमएस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, VML डिवाइड बाय √2 एट एन एंगल ऑफ θ1। यहां क्या लिख सकते हो, VML डिवाइड बाय कितना, √2 IML लिखो, करंट है ना, IML और एंगल कितना बेटा, θ2 के इक्वल। या मैं इसी चीज को लिख सकता हूं, इस चीज को ध्यान देना, ये आरएमएस के फॉर्म में लिखा हूं, ये मैक्सिमम फॉर्म में, ये आरएमएस के फॉर्म में। अब बताइए अगर इसको इसी फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, बोलिए। इसको लिख सकता हूं VL आरएमएस एट एन एंगल ऑफ कितना, θ1, IM आरएमएस एंगल कितना बेटा, θ2 के इक्वल। ये आरएमएस के फॉर्म में हमने पोलर फॉर्म लिख दिया। सही कि नहीं सही, बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस वन। ये ऑलरेडी समझा चुका हूं कि आप आरएमएस फॉर्म में लिख सकते हो। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में थे इसलिए आपने डायरेक्टली लिख दिया, इसको रेफरेंस मान के इसके रेस्पेक्ट में ये लिख दिया आपने। अब आप देखिए जरा यहां ध्यान से, तो इसका मतलब मेरे पास अगर निकालना होगा तो मैं क्या, VL की क्या है, VL आरएमएस का मैग्नीट्यूड एंगल कितना बेटा, θ1। ये हो गया पहले फेजर की वैल्यू। दूसरा बताइए क्या होगा बेटा, IL आरएमएस एट एन एंगल ऑफ कितना, θ2, और इसका क्या, कॉन्जुगेट ले लिया। सही है कि नहीं सही, इसका मतलब क्या हो गया। अब दोनों जरा ध्यान से देखो, VL आरएमएस एट एन एंगल ऑफ θ1, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या मिलेगा, बोलो बेटा, IL आरएमएस एंगल कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेट लोगे माइनस का θ2। तो बोलिए कितना आ गया, VL आरएमएस इंटू IL RMS at an angle of θ1 minus θ2 equal. This is the complex power. Is it correct? This is the complex power. Okay.
अब कॉम्प्लेक्स पावर आपने अगर कैलकुलेट कर लिया, जिस भी टर्मिनल की बात हो उसी टर्मिनल केवल बात करना बेटा, उसके अलावा कहीं और बात मत कर देना, उसके अलावा किसी वोल्टेज को देखना भी मत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इज इट करेक्ट? अब बताइए जरा, अब बताइए, ध्यान से देखिएगा। अब ये अगर आ गया आपका, तो थर्ड देखिए जरा ध्यान से, थर्ड वन, P एवरेज एंड रिएक्टिव पावर Q, रिएक्टिव पावर Q कैसे आ जाएगा, QL एंड दिस वन PL इज द एवरेज और रियल और एक्टिव पावर। तो बोलिए अब इसका अगर मैं पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, बोले क्या आएगा, SL बार इज इक्वल टू कितना आ गया, VL RMS इंटू IL RMS इंटू बोलो क्या आएगा, cos θ1 माइनस कितना θ2 की इक्वल। नेक्स्ट बताइए, प्लस का J VL RMS इंटू IL RMS और क्या होगा बेटा, इंटू साइन θ1 माइनस कितना θ2 की इक्वल। सही कि नहीं सही? अब आप बताइए, तो ये क्या हुआ, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है। इज इट करेक्ट? तो जो रियल पार्ट है वही क्या कहलाता है, P एवरेज, और ये क्या कहलाता है बेटा, रिएक्टिव मींस QL की वैल्यू हो गई। दिस इज द रिएक्टिव पावर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स से ही आपने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, ये वैल्यू आपके निकल के आ गई। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पे हटाओ बेटा इसको, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आप देखो जरा ध्यान से, कॉम्प्लेक्स पावर निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर लिया, एक्टिव पावर निकाल लिया, सब कुछ तो निकल गया। ध्यान देना जरा, तो मैंने कह दिया P एवरेज या रियल या लोड पावर, एक्टिव पावर, ठीक, कितना आ गया, VL RMS इंटू IL RMS इंटू कॉस ऑफ कितना θ1 माइनस कितना θ2 एंड QL की वैल्यू आ गई, रिएक्टिव पावर VL RMS इंटू IL RMS इंटू कितना बेटा, साइन θ1 माइनस कितना θ2 की इक्वल। इज इट करेक्ट? अब ध्यान से देखिएगा, θ1 एंड θ2 क्या है, θ1 एंड θ2 क्या चीज है, ध्यान से बताइए। θ1 एंड θ2 इज द एंगल डिफरेंस ऑफ VL एंड IL। इन दोनों फेजर के एंगल का डिफरेंस आपने क्या लिखा, θ1 माइनस θ2, और उसके बाद आपने इसका क्या हो गया है, कोसाइन हो गया है, और यहां पे साइन हो गया। तो जो ये वाला फंक्शन कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। करेक्ट है? इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। कहां पे पावर फैक्टर, लोड टर्मिनल पे जो पावर फैक्टर है वो क्या है आपका, दिस इज द पावर फैक्टर एट दैट टर्मिनल। ओके, तो जो आप हमेशा पढ़ते हो ना कि पावर फैक्टर क्या है, कोसाइन एंगल ऑफ जिस भी टर्मिनल पे पावर फैक्टर पूछा गया, उस टर्मिनल के वोल्टेज, उस टर्मिनल के करंट का बीच का जो एंगल है, डिफरेंस है, उस एंगल का कोसाइन लेके आप लिखते हो उसको पावर फैक्टर। बट पावर फैक्टर को ऐसे प्रैक्टिकली नहीं डिफाइन करना चाहिए। पावर फैक्टर का मतलब होता है कि आप पास जो टोटल पावर है इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे, उसका कितना पोर्शन एक्टिवली आप यूज कर पा रहे हो, दैट इज नोन एज द पावर फैक्टर। ओके, तो पावर फैक्टर अगर आप यहां डिफाइन करो तो पावर फैक्टर क्या निकला, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई आप लिखते हो। ओके, या फाई एल लिख दो, लोड का पावर फैक्टर है। तो आप क्या देखो जरा ध्यान से, ये PL है कि नहीं, PL डिवाइड बाय कितना, VL RMS इंटू कितना, IL RMS। सही है? और ये जो आपका होता है VL RMS इंटू IL RMS, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज व्हाट, अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, इज इट करेक्ट? अपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर की जो एक्चुअल डेफिनेशन वो क्या है, अपरेंट पावर का कितना परसेंट, अपरेंट पावर का कितना परसेंट आप एक्टिवली यूजफुलनेस आपको दिखाई दे रही पावर की, कितना पावर आप एक्टिवली यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज पावर फैक्टर। जितना पावर फैक्टर अच्छा होना के मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर जितना क्लोज टू 1 होगा, आप सोचो ना, अगर पावर फैक्टर 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपका 1 होने का मतलब PL और ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, सेम हो जाए, इसका मतलब 100% आपका क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, जो भी आपके पास अपरेंट पावर है सारी यूजफुलनेस में कन्वर्ट हो रही। बट अगर यही 1 से कम हुआ, 1 से कम हुआ, तो आप देखो ये
आपकी जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, लेस देन 1 होगा। ठीक है, लेस देन 1 हुआ तो इसका मतलब पीएल की वैल्यू वीएल आरएमएस और आईएल आरएमएस के मल्टीप्लीकेशन मतलब एपरेंट पावर्स क्या हो गया, हमेशा कम। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका जितना कम होता जाएगा पावर फैक्टर, जितना पावर फैक्टर कम होगा उतना ही आप कम यूज कर पाओगे एक्टिव पावर को। इज इट करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा हमेशा पावर फैक्टर जितना क्लोज टू यूनिटी होगा उतना बेटर सिस्टम आपका होगा। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल सबको डिसाइड किया जाता है। पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आप पावर सिस्टम पढ़ते हो, वहां पर पावर फैक्टर करेक्शन की जरूरत पड़ती है, आप कैपेसिटर बैंड्स यूज करते हो, सिंक्रोनस कंडेंसर्स यूज किए जाते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। तो पावर फैक्टर बहुत बड़ा रोल है। आपको कैसे भी करके इस वैल्यू को अच्छी करनी है, इस वैल्यू को अच्छी करनी है तो पावर फैक्टर आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। पावर फैक्टर जितना ज्यादा इंप्रूव्ड होगा उतने ही अच्छा आप रियल पावर को यूज कर पाओगे, जो आपकी यूजफुल पावर उसको अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो, वेस्टेज नहीं होना है। इज इट करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा हमेशा। तो पावर फैक्टर ये डेफिनेशन होता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल पावर कैन बी यूटिलाइज इन द लोड, और जहां कभी आप पावर फैक्टर पूछे उस पर्टिकुलर टर्मिनल पे कितना यूज हो रहा है एक्टिवली। इज इट करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि पावर फैक्टर ये चीज होता है। ओके, तो अब मेरे पास क्या है, तो जो भी पावर आप, तो एपरेंट पावर हो गया, रियल पावर हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया, तो कुछ इस तरीके से आपको हमेशा डिफाइन किया जाएगा। ओके, अब देखिए जरा कुछ चीजें और मैं बताता हूं इसमें, अभी ये फिनिश नहीं हुआ। अच्छा बताओ, ये जो एवरेज पावर है क्या आप इंस्टेंटेनियस पावर से निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते हो। जो आपका रिलेशन है वीएल आरएमएस और ये आरएमएस, अरे भाई क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? ध्यान से देखो, निकाल सकते हो। इस इक्वेशन से निकल सकता। एवरेज पावर का मतलब क्या हुआ? एवरेज पावर का, कोई भी चीज का एवरेज क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? एवरेज क्वांटिटी मतलब होता है 1 टाइम पीरियड 0 to t, और सिग्नल जो भी आप लोग सिग्नल किसका एवरेज निकालो, इसका, इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एवरेज लिखोगे तो p ऑफ t इंटू कितना dt। इज इट करेक्ट? तो p ऑफ t आप लिख दो और उसको इंटीग्रेट कर दो 0 to t 1/t, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। इज इट करेक्ट? अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे इंटीग्रेट करें, सर वहां कॉस मल्टीप्लाई है 2 ठो, तो आप भाई इसमें आप तोड़ दो ना इसको। आप बताइए, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको आप पूरे को a मान लो, इसको आप पूरे को क्या मान लो, b मान लो। तो बोलो जरा, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 cos a माइनस b प्लस का cos a प्लस कितना b की इक्वल। चेक कर लेना, यही होता है शायद, cos a इंटू cos b का शायद यही फॉर्मूला होता है। चेक कर लेना भाई एक बार। ओके, तो आप बताइए, इसको अगर ब्रेक करूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा? p ऑफ t इज इक्वल टू कितना आएगा? vml इंटू iml ब्रैकेट 1/2 है तो बाहर कर दो, a माइनस b, इन दोनों माइनस करोगे कितना आएगा? cos ऑफ θ1 माइनस कितना θ2। नेक्स्ट प्लस, इन दोनों प्लस करो, cos a प्लस b प्लस करोगे तो कितना आएगा? cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस कितना θ1 प्लस कितना θ2 की इक्वल। सही है कि नहीं सही? अब बताइए, इसको जब ब्रेक कर दो तो p ऑफ t इज इक्वल टू कितना आएगा? बोलो, vml इंटू iml डिवाइड बाई 2 इंटू cos θ1 माइनस कितना θ2 प्लस का vml इंटू iml डिवाइड बाई 2 इंटू कितना cos 2 ओमेगा t प्लस θ1 प्लस कितना θ2 की इक्वल। सही कि नहीं सही है? अब आप बताइए, अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे आप एक टाइम पीरियड के लिए, तो आप सोचो ना, ये तो फिक्स्ड वैल्यू दिख रही ना आपको, कैसे? अब कुछ लोग कहेंगे कैसे सर? अरे बेटा इसमें ओमेगा टी कोई फंक्शन नहीं, टाइम का फंक्शन नहीं थी, फिक्स्ड ही हुआ ना, तो यही तो एवरेज वैल्यू होगी ना। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज द पी एवरेज, दिस इज द पी एवरेज। अब बताइए, कुछ लोग कहेंगे ये है सर, अरे भाई इसकी एवरेज वैल्यू 0 आएगी सिग्नल की, क्यों? cos 2 ओमेगा टी है, 2 साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपका वोल्टेज या करंट की जो एक साइकिल थी उसमें इसकी पावर की कितनी साइकिल्स आ रही हैं? यहां आप देखो, डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 2 साइकिल। बट अगर cos साइन का कोई फंक्शन है तो बताओ उसके एवरेज वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 ही तो आएगी ना उसकी ओवर द पीरियड। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो वैसे ही 0 आएगी अगर आप एवरेज निकालो। एवरेज मतलब इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब यही वैल्यू आएगी और यही कहलाए पी एवरेज। अब कहेंगे सर वहां तो वीएल आरएमएस इंटू आईएल आरएमएस इंटू cos फाई था, तो भाई वीएमएल बाई 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2, वीएमएल बाई √2, आईएमएल बाई √2 क्या हो जाएगा? वी आरएमएस IL आरएमएस cos θ1 माइनस θ2, दिस इज द पी एवरेज। ओके, तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। पॉइंट क्या था कि आपको जहां निकालना हो वहां की पावर के बारे में हमेशा आप बात करोगे। ओके,
तो चलो भाई एटलीस्ट इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बताइए, अब अगर कोई कहता इनपुट पावर पे हमको सब कुछ बात करना है, तो यहां जो मैंने कैलकुलेशन किया, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, रिएक्टिव पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, जो भी कैलकुलेशन मैंने किया सब के सब कहां थे, जिस भी टर्मिनल पर आपको कैलकुलेट करना है। तो टर्मिनल कौन सा था बेटा? लोड टर्मिनल था। इज इट करेक्ट? अब बताइए, अब अगर कोई कहता है यहां निकालो भाई, यहां कितना आएगा इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल बताइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? अब मैं कहता अगर सोर्स पे निकालना सबको, सोर्स टर्मिनल पे निकाल सकते हो ना बेटा, इसी टर्मिनल में ही तुम्हारा दिमाग खराब होता है हमेशा। ओके, पावर फैक्टर का एंगल क्या होता है? जिस भी टर्मिनल पे पावर फैक्टर की बात करो, उस टर्मिनल के वोल्टेज, उस टर्मिनल के करंट के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है आपका? वो पावर फैक्टर एंगल आप डिफाइन करते हो। ध्यान रखना इस चीज का, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ओके, तो अगर यहां निकालना होता तो क्या करते? अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बोलो P ऑफ T लिखना होता है S पे, तो बोलो कितना होता? VST इंटू कितना? IST। अब VST कुछ भी ले लो, VST कुछ भी ले लो अपनी तरफ से, ये लो VSM साइन ओमेगा टी प्लस कितना? φ1 ले लो। चलो ऐसे लिख लो, या कॉस ले लो, स्टैंडर्ड सिग्नल कॉस ही ले लो बाद में समझने के लिए, और इसको ले लो ISM कॉस ओमेगा टी प्लस कितना? φ2। ओके, अब यहां ये मत कहना सर ये करंट सेम है तो वही आएगा। अरे बिल्कुल आएगा बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक, तो अब बताइए, अब मैंने कहा ये चीज आ गया, बट यहां पे आपका जो एंगल का डिफरेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में? इन दोनों के रिस्पेक्ट में है। तो ये VS हो गया, IS हो गया। तो ये मैं केवल समझाने के लिए हूं, कोई मैं रियल प्रैक्टिस एग्जांपल नहीं लिया, मेरा बस समझाने का मतलब है जिस भी टर्मिनल पूछे उसका वोल्टेज और उसकी करंट के बारे में केवल बात करोगे। तो एक सीरीज सर्किट दिया था ना, ऑब्वियस सी बात है IL जो वैल्यू होगी वही आपकी IS की वैल्यू होगी, बट मैं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए इन सब चीजों ध्यान मत दो, जस्ट मैंने ले लिया ऐसा। ओके, तो आप बताइए इसका भी कर सकते हो, VST इंटू IST। कॉम्प्लेक्स पावर लिखना होता तो कैसे लिखते बेटा? बोलिए, VS RMS इंटू IS कितना बेटा? RMS, और इसका क्या बेटा? कॉन्जुगेट। सही है कि नहीं सही है? तो एवरेज वैल्यू क्या आती? VS की RMS वैल्यू इंटू IS की RMS वैल्यू इंटू इन दोनों बीच का एंगल डिफरेंस φ1 माइनस φ2, तो कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2 इक्वल। रिएक्टिव पावर क्या होती? VS RMS इंटू IS RMS इंटू साइन ऑफ φ1 माइनस कितना? φ2। इनपुट पावर फैक्टर एंगल क्या होगा? φ1 माइनस φ2। पावर फैक्टर कितना आएगा? cos φ1 माइनस कितना? φ2। तो ये जो पावर फैक्टर आएगा किसका होगा? इनपुट का। यहां जो पावर फैक्टर आएगा किसका है? लोड का। इज इट करेक्ट? तो ध्यान रखना हमेशा क्या क्या चीजें आपको यूज करना जब भी कोई भी पावर आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो एकदम क्लैरिटी हो टर्मिनल्स के बारे में हमेशा बात किया करो, दैट्स इट। ओके, चलो, तो ये मैंने आपको एग्जैक्टली बताया व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। ओके, चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, ये सब सिंपल सी चीजें हैं। ओके, अब आप देखिए, अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जनरली 3 तरीके के सर्किट आपके होंगे। ओके, एक क्या होगा बेटा? रेजिस्टिव सर्किट। एक क्या होगा बेटा? इंडक्टिव सर्किट। ध्यान से देखना। ओके, नेक्स्ट बताइए, एक क्या होगा बेटा? कैपेसिटिव सर्किट। ये 3 बेसिक सर्किट हैं। ओके, CL और ये क्या बेटा? R सर्किट। सही, ये आपके बेसिक 3 एलिमेंट होते हैं, RLC। और नेक्स्ट सर्किट जो होंगे वो सब क्या होंगे? इनके ही कॉम्बिनेशंस होंगे। RL होगा सीरीज में, या R और L पैरेलल में हो सकते हैं, या R और C हो सकता है, या L और C हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं RLC। तो मैंने एक बेसिक चीजों के बारे में बात किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसमें क्या क्या होगा? ध्यान से सुनना। रेजिस्टिव सर्किट में क्या क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको जानो बस। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ दिया है VM cos ओमेगा टी, सही है? VM, ध्यान एक सेकेंड, वोल्टेज कुछ ले लेते हैं, VM cos ओमेगा टी प्लस कितना? θ1, कुछ ले लिया मैंने इससे। ओके, यहां पे मैं क्या ले लेता हूं? प्लस माइनस। बोलो बेटा, VM सेम वोल्टेज, VM cos ओमेगा टी प्लस कितना? θ1। सही है? नेक्स्ट बताइए, यहां पे भी सेम वोल्टेज हम लेते हैं, VM cos ओमेगा टी प्लस कितना? θ1। ओके, ये वोल्टेज है बेटा, करंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, अब मान लिया इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसको मैंने IR करंट कह दिया।
इसको मैं IL करंट कह दिया, इसको मैं क्या कह दिया, IC करंट कह दिया। ओके, सही है कि नहीं सही है? अब बताइए, अब अगर आपको करंट निकालना हो तो करंट कैसे निकालोगे बेटा? करंट जब भी निकालना आप हमेशा किसको फॉलो करोगे? फेजर को। किसको? फेजर रिप्रेजेंटेशन को। तो बताइए आर का फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आर। इसका बताइए जरा आप साइनसोइडल स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या लिखते हो? JXL। इसका मतलब कितना होता है? J ओमेगा L। सही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे? अरे भाई सोचो ना, खुद सोचो ना इस चीज को। इसका लाप्लास डोमेन क्या होता है? SL। साइनसोइडल स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? S को आप किससे रिप्लेस करते हो? J ओमेगा से। तो कितना आ गया? J ओमेगा L। और ओमेगा L क्या होता है? आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है दिस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट बताइए, ये आपका C है, C को किससे रिप्लेस करते हो? -J कितना? XC की इक्वल, -J कितना? 1 बाई कितना? ओमेगा C की इक्वल। अब ये कैसे है? सिंपल, इसका लाप्लास में क्या होगा? 1 बाई SC इज इक्वल टू 1 बाई कितना? J ओमेगा होता है C। तो J को ऊपर ले जाओगे तो क्या लिख दोगे? माइन, ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई करो ना तो J यहां आएगा, J यहां आएगा, ये J स्क्वायर बनेगा तो माइनस बनेगा, -J बाई कितना? ओमेगा C की इक्वल। सही है, ये मैंने इंपेडेंस लिख दिया है, दैट्स इट। वेयर XC इज इक्वल कितना? 1 बाई ओमेगा C। वेयर XL इज इक्वल कितना? J ओमेगा L। और R का लाप्लास क्या होता है? R। तो इसका मतलब इसका क्या होगा? हर चीज में क्या होगा? R ही आएगा, इसमें कोई स्टेडी स्टेट टाइप की चीज नहीं होती है। ओके, अब बताइए, सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चला करिए। ओके, अब आप बताइए, अब अगर मेरे पास ये चीज है तो सोचो करंट के अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो IRT अगर लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? वोल्टेज डिवाइड बाय कितना? इंपेडेंस। तो वोल्टेज कितना मेरे पास? VM cos ओमेगा t प्लस कितना? θ1। सही है, डिवाइड बाय कितना? रेजिस्टेंस कितना? इंपेडेंस R की इक्वल। तो इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? VM बाय कितना? R, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, इनटू cos ओमेगा t प्लस कितना? θ1 की इक्वल। सही है, ये करंट की वैल्यू आई, IRT की वैल्यू आई। ओके, अब अगर रेजिस्टेंस की बात आप कर रहे हो तो आपने क्या देखा? ध्यान से देखो जरा, दोनों को प्लॉट करो, दोनों प्लॉट करो, दोनों सिग्नल को। आपको दिखेगा हमेशा क्या होता है? इन फेज कॉस माइनस साइन, यहां कितना? माइनस कॉस, और ये कितना? साइन की इक्वल। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं पहले सिग्नल प्लॉट करूं वोल्टेज को तो क्या है? VM प्लस का कॉस है प्लस θ1। तो कॉस तो ये हो गया, प्लस θ1 है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मतलब यहां कहीं लाई करेगा, जिसको मैंने क्या लिख दिया? VT। सही है, और ये एंगल कितना आया बेटा? दिस इज द θ1 एंगल। नेक्स्ट, करंट को अगर मैं प्लॉट करूं तो वो भी कितना आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड है और प्लस का कॉस है, प्लस का कॉस हो गया, कितना शिफ्ट कर रहा है? ये भी प्लस θ1, मतलब यही कहीं लाई करेगा आपका। और वोल्टेज अगर इतना है, आप देखो ये VM है, अब करंट में देखो VM बाई R हो रहा, मतलब मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो कम हो गया लेकिन फेज शिफ्ट आपका सेम रहेगा। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? दिस इज द IRT। तो मैं क्या कहूंगा? VT एंड IRT विल बी, ध्यान से देख लो, विल बी, देखो एक ही पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? विल बी इन सेम फेज, सेम फेज। ओके, मतलब कि अगर आपके पास एक रेजिस्टिव एलिमेंट है तो उस रेजिस्टिव एलिमेंट के जो अक्रॉस वोल्टेज और जो उसमें करंट फ्लो कर रही होगी वो हमेशा एक दूसरे के इन फेज होंगे, कभी भी आउट ऑफ फेज या कोई भी लीडिंग लैगिंग नहीं होगा। तो इन फेज अगर हैं तो रेजिस्टेंस का अगर इस टर्मिनल पे कोई कहता बताओ पावर फैक्टर कितना होगा इस टर्मिनल पे, तो टर्मिनल क्या यही तो है, वोल्टेज कितना? इतना, करंट कितना? इतना। बताओ वोल्टेज का एंगल प्लस θ1, इसका एंगल कितना है? इसका प्लस θ1, दोनों डिफरेंस लोगे क्या आएगा? 0। इसका मतलब पावर फैक्टर कितना आएगा इसका? cos फाइव इक्वल कितना आएगा बेटा? 1 की इक्वल। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 की इक्वल। तो रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए तभी आप कहते हो पावर फैक्टर क्या होता है आपका? 1 की इक्वल होता है। इज इट करेक्ट? अब कोई पूछे पी एवरेज कितना होगा? पी एवरेज कितना होगा? ध्यान से देखो, V आरएमएस वैल्यू इसकी, करंट की आरएमएस वैल्यू, ये मैक्सिमम निकली है, इसकी आरएमएस निकालोगे तो इस मैक्सिमम में डिवाइड बाय √2 कर दोगे, तो V आरएमएस इंटू आई आरएमएस मल्टीप्लाइड बाय cos फाइव कितना? 1 है, तो मतलब V आरएमएस इंटू आई आरएमएस। तो बताओ जितना आपका एपरेंट पावर होगा उतना ही रियल पावर आएगा। इसका मतलब पावर फैक्टर कितना? यूनिटी, जितना था पावर पूरा यूटिलाइज हो गया, इसका मतलब कोई भी वेस्ट नहीं हुआ। रिएक्टिव पावर की बात करो कितना आएगा? 0 की इक्वल आएगा। क्यों 0 आएगा रिएक्टिव पावर?
VL RMS IL RMS इंटू साइन फाई की वैल्यू कितनी है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कोई भी रिएक्टिव पावर एसोसिएट नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, एक्टिव पावर बिहेव करेगा, कभी रिएक्टिव पावर नहीं लेता है। ओके, रिएक्टिव पावर हमेशा क्या होगी 0 होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला रेजिस्टेंस में, ध्यान देना, दोनों हमेशा सेम फेज में होंगे, दो रिएक्टिव पावर हमेशा एग्जिस्ट करेगी जो कि अपरेंट पावर की इक्वल होगा रेजिस्टेंस में। नेक्स्ट, रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन 0 होगा इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो चलो रेजिस्टेंस आपका खत्म हो गया, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने फेजर देखो बनवा दिया IR और V के बीच में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब बताइए नेक्स्ट आपके पास क्या है, जरा ध्यान देखना। नेक्स्ट क्या है, इंडक्टर है। अब इंडक्टर की बात कर ले तो बोलिए इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में ध्यान देखिए, इंडक्टर में क्या हो रहा है, इंडक्टर की जब भी आप बात करते हो तो आपके पास ये प्योर इंडक्टर है बेटा, तो आप बताइए इसमें वोल्टेज दिया है, करंट निकालना है, तो बोलो IL कैसे निकलेगा, ILT इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई इसका इंपेडेंस। तो वोल्टेज कितना है VM cos ओमेगा t प्लस कितना θ1। आप फेजर में भी लिख सकते हैं इसको, VM एट एन एंगल ऑफ θ1, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू, डिवाइड बाय कितना इसका इंपेडेंस, इंपेडेंस कितना बेटा देख लो जरा, J कितना XL की इक्वल, या इसे क्या लिख सकते हो, J कितना ओमेगा L की इक्वल। ओके, अब बताइए, अब अगर ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखिए जरा एकदम ध्यान से, तो यहां क्या आपको दिख रहा है, ये आपका क्या एक J क्वांटिटी है, J क्वांटिटी आपका क्या है प्लस J ओमेगा L, प्लस J का मतलब क्या है, इट्स जस्ट अ प्लस का 90 डिग्री। इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा इसका पोलर फॉर्म, इसका बताइए क्या लिखूंगा, पोलर फॉर्म क्या लिखोगे, इसको लिखो ओमेगा L एट एन एंगल ऑफ कितना प्लस का 90 डिग्री, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपके पास VM कितना आ गया डिवाइड बाय ओमेगा L आ गया, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ इसका। नेक्स्ट एंगल आप देखिए जरा, cos ओमेगा t प्लस कितना θ1 तो था ही ऊपर, और अगर यहां पर नीचे प्लस 90 डिग्री आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री के इक्वल। सही है कि नहीं सही है, ध्यान दे लेना एकदम प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया लाइक दिस वन, करेक्ट। तो मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि आपके पास करंट क्या आ रहा है, ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखना एकदम क्लियरली। ओके, अब आप बताइए, अब अगर मैं प्लॉट करूं इस चीज को, तो इसका मैग्नीट्यूड करंट कितना आया, इतना आया। ओके, तो बोलिए प्लॉट करो जरा इसको, ध्यान से देखो जो बेटा जरा ध्यान से, ये क्या होगा बेटा कॉस, ये क्या होगा माइनस साइन, ये क्या होगा बेटा माइनस कॉस, और ये क्या हो गया साइन हो गया। वोल्टेज का अगर मैं प्लॉट करता तो मेरे पास क्या था VM cos ओमेगा t प्लस θ1, तो cos प्लस है प्लस θ1 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आता बेटा V ऑफ t की वैल्यू आ गई, और ये एंगल कितना आता बेटा प्लस का θ1 की इक्वल। सही है, अब बताइए जरा, अब इस पे आ जाइए, करंट पे आ जाइए, ध्यान देखिए प्लस का कॉस ये भी है, प्लस का कॉस ये भी है, ध्यान देना जरा। ओके, अब देखो वहां क्या लिखा है, θ1 माइनस कितना 90 डिग्री, θ1 माइनस कितना 90 डिग्री। तो आप बताइए ये कहां पर लाई करेगा, ध्यान से देखो और जवाब दो जरा। प्लस कॉस ये भी है बेटा, ध्यान देना, ये J XL की है, यहां माइनस 90, यहां प्लस 90 आया, ये ऊपर गया कितना हो गया माइनस का 90 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि वोल्टेज का आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जरा एकदम सुन समझ के, आप देखो जरा, अगर ये 90 ना होता तो ये सिग्नल इतना आता, ध्यान से देखिए ये यहीं पाता कि नहीं सिग्नल। ओके, अब बताइए, अब लेकिन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ओमेगा टी प्लस θ1 से, ओमेगा टी प्लस θ1 क्या है, ये ओमेगा टी प्लस θ1 क्या है, यही तो है ना आपका ओमेगा टी प्लस θ1, इससे माइनस 90 डिग्री नीचे है ILT, तो माइनस 90 डिग्री है, तो इस सिग्नल से माइनस 90 डिग्री नीचे है, तो इसका मतलब माइनस 90 डिग्री करोगे तो माइनस 90 डिग्री यहां कहीं आएगा, और इसको आपने क्या लिख दिया ILT, और ये एंगल कितना बनेगा बेटा 90 डिग्री। तो बताइए ये टोटल 90 है, ये एंगल कितना θ1 है, तो बताइए ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल कितना आएगा, ये एंगल आपका बनेगा, देखिए 90 टोटल है, θ1 है, तो ये कितना आएगा 90 माइनस कितना θ1 की इक्वल। सही है कि नहीं सही है। ओके, तो आपने क्या देखा कि आपके पास जो करंट है, ध्यान से देखिएगा, करंट अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखो
वोल्टेज को रेफरेंस लो और करंट को चेक करो आप, तो वोल्टेज को पकड़ के यहां तक लेकर आओ, कितना ट्रेवल करोगे 90 डिग्री इन दिस डायरेक्शन, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब करंट लैग करेगी वोल्टेज को कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। इज इट करेक्ट? तो मैं क्या कहूंगा, इन केस ऑफ इंडक्टर ILT लैग्स VT बाय 90 डिग्री। इज इट करेक्ट? इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर इज अ लैगिंग एलिमेंट। जब भी एलिमेंट लैगिंग या लीडिंग बात करें तो हमेशा करंट से चेक किया करो। करंट लैग करे तो लैगिंग एलिमेंट, करंट लीड करे तो लीडिंग एलिमेंट। करंट अगर आपका लीड लैग कुछ नहीं, इन फेज क्वांटिटी, तो आप कहोगे इट्स अ यूनिटी PF एलिमेंट। इज इट करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि ILT लैग कर रहा है VT को कितना, 90 डिग्री से। इज इट करेक्ट? तो एकदम परफेक्ट है, ये एकदम सही चीज आ गई। अब देखिए जरा, अब सुनिए जरा ध्यान से। अब अगर मैं पावर फैक्टर बात करता तो VLT और ILT के बीच का एंगल कितना है, ध्यान से देखो, 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल जो भी डिफरेंस आता है उसका कोसाइन। तो cos ऑफ 90 कितना होता है, 0 डिग्री। जिसका पावर फैक्टर इसका कितना आएगा, 0 की इक्वल आएगा। अगर पावर फैक्टर 0 है तो बोलो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, 0 तुरंत हो जाएगी। एंड रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, आपकी एपरेंट पावर के इक्वल हो जाएगी। VLRMS इंटू ILRMS इंटू साइन फाई इज इक्वल कितना आ जाएगा, VLRMS इंटू ILRMS। क्योंकि अगर फाई 90 तो साइन फाई कितना 1, बट कॉस फाई कितना 0। तो इसीलिए इंडक्टर कभी भी एक्टिव पावर को एब्जॉर्ब या डिलीवर नहीं करता अगर वो प्योर इंडक्टर है। बट रेजिस्टेंस क्या था, एक्टिव पावर कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहा था, बट ये हमेशा रिएक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, कभी भी एक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इज इट करेक्ट? सेम मैनर में मैं इसी चेंजेस करने चल रहा हूं कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर के लिए जरा देखिए, करंट अगर फाइंड आउट करना होता तो करंट क्या लिखते आप बेटा, करंट लिखते ICT इज इक्वल टू कितना होता, VM cos ओमेगा t प्लस कितना θ1 डिवाइड बाई इंपेडेंस। इंपेडेंस कितना बेटा, ध्यान देख लो, -j1 बाई कितना ओमेगा C1 की इक्वल। सही है? तो मैं क्या लिखूं, -j1 बाई कितना ओमेगा C1 की इक्वल। या मैं सिंपली इसको ऐसे लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है, XC लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताइए, -j है तो इसका मतलब एंगल के फॉर्म लिखो, क्या मिलेगा, माइनस का 90 डिग्री। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा VM बाई XC cos ऑफ ओमेगा t प्लस बेटा θ1, और माइनस ऊपर जाएगा प्लस का कितना आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। x की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई ओमेगा c की इक्वल। ओके, तो अब अगर प्लॉट करूं मैं इसको भी, तो प्लॉट कैसे करोगे, अब देखना करंट लीड करेगी 90 डिग्री से। तो करंट अगर लीड कर गई 90 डिग्री से, इसका मतलब क्या होगा, फिर से पावर फैक्टर तो 0 ही आएगा, क्योंकि 90 डिग्री अब भी करंट और वोल्टेज बीच का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब एक्टिव पावर फिर 0 आएगी, रिएक्टिव पावर आपकी एग्जिस्ट करेगी। इज इट करेक्ट? देख लो ना भाई, जो प्रीवियस इक्वेशन तो उसमें बस यहां -90 था, अब जो इक्वेशन आ रहा है +90 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर आपका cos माइनस साइन माइनस कॉस साइन, अगर आपका ये बेटा V ऑफ t है और ये कितने एंगल पे, ध्यान देना, θ1 एंगल पे, तो बताइए IT जो आएगा वो इस सिग्नल से 90 डिग्री आगे दिखेगा। तो 90 डिग्री मतलब मान लो यहां कहीं दिखाई देगा। इज इट करेक्ट? ICT, और ये एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। सही है? ये 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ओके, अब बताइए, अब आपका 90 डिग्री ये एंगल लेते, यहां से एंगल लेते तो कितना आता, 90 डिग्री प्लस का θ1 आता। दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये करंट लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से। तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, हमेशा ध्यान रखो कौन लीड करेगा, कौन सा लैग करेगा, वोल्टेज किसका, पावर फैक्टर क्या होगा, ये सब कुछ आपको मैटर करता है। ओके, तो ध्यान रखिए, ये 3 एलिमेंट बेसिकली थे जिसका आप एप्लीकेशन आप करते हो। ओके, तो ये बेटा, ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। ओके, तो हमेशा टर्मिनल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनल्स अगर क्लियर है तो आपको कभी भी कोई गलती आप नहीं करोगे। अगर टर्मिनल्स में कंफ्यूज हो तो हमेशा गलती करोगे, उसको आप बिल्कुल रोक नहीं सकते, नोबडी। ओके, समझ गए? अब RL सर्किट होगा, क्या होगा, तो उसमें हमेशा आप उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा हमेशा
कि क्या चीजें आपको करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा और उसको मैं पहले क्लैरिफाई करूंगा। कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने देखे और उसको मैं लेता हूं और आपसे पावर एंड ऑल इसके बारे में बात करूंगा, क्यों बड़ी जरूरत पड़ती है पावर की। स्पेशली जब भी मशीन आप पढ़ते हो ना, पावर की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी आप पढ़ते हो तो पावर फैक्टर के ऊपर बड़ा कंफ्यूजन सबको है कि कौन सा इनपुट होगा, कुछ लोग तो आउटपुट पावर फैक्टर भी बढ़ा डालते हैं। अरे आउटपुट पावर फैक्टर कहां से एग्जिस्ट कर दिया, जब डीसी लोड है। तो डीसी लोड का कोई पावर फैक्टर नहीं होता, पावर फैक्टर इज फॉर द एसी लोड। ओके, तो कल मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे 250 डेज प्लान के अंदर, वो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया, मैं मैक्सिमम चीजें ट्राई कर रहे हैं आपको इस लॉकडाउन पीरियड में भी काफी कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम केवल मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में इसी सर्किट का बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। बट फिर भी आपको एक सही जो मिस्टेक कहां करते हो, टर्मिनल्स हमेशा गलती करते हो। और फेजर डायग्राम अभी क्या है, छोटे छोटे सर्किट क्या बनाओ फेजर, अभी जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स ये सब पढ़ोगे ना तो आपको बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा फेजर डायग्राम एग्जैक्टली बनता कैसे है। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। तो छोटे मिस्टेक्स को बेटा इंप्रूव करना है। तो आज के दिन आपका कंप्लीट होता है आपका नेटवर्क थ्योरी आपकी तरफ से, जो मैंने आपको 250 डेज प्लान में पहला जो सब्जेक्ट स्टार्ट कराया था नेटवर्क थ्योरी, तो 20 to 21 डेज मैंने आपको दिए थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपने पूरी नेटवर्क थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट किया होगा। हमारी तरफ से बहुत सारी कोशिश की गई, ट्रांजिएंट की, चाहे डीसी नेटवर्क थ्योरम की, चाहे आपका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हो गया। क्रैश कोर्स में सब कुछ है। 2 पोर्ट नेटवर्क आपका एसी सर्किट है, उसमें बहुत सारी चीजें समझाई गई, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं। तो अब आप कितना अच्छे से रेडी हो यह आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। ओके, और इसके ऊपर मैं कल एक लाइव सेशन लूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट जो भी आप रीड कर लेते हो ना, जो पढ़ चुके होते हो, उसको दिमाग में रखना भी इतना इंपॉर्टेंट। पता चला नेक्स्ट हम स्टार्ट करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आप उसमें अब उसको तो रेडी कर लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट पहला सब्जेक्ट आप कंप्लीटली फॉरगेट कर चुके हो, भूल चुके हो। तो इसका भी आपको प्रॉपर मैं बताऊंगा कैसे आप इसको प्लान आउट करो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और जेनिक साथ आप ऐसे रहिएगा और वेट करिए, आपको जीडीपीडी कोर्सेज बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। गेट बुक की भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, उसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो हम लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच।